Assalamu alaikum students. I'm Wasim Kram. This is the 7th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और गेट्स। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, डिफरेंट हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। आज हम दोबारा से उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें। सो लेट अस स्टार्ट बाय रिव्यूइंग द लास्ट लेक्चर फर्स्ट। पिछले लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स की बात की थी। लॉजिक गेट्स हमने बताया था यूनिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें, हर गेट का एक अलग यूनिक फंक्शन है। फिर हमने उसकी बात की थी कि ये जो यूनिक फंक्शंस हैं ये परफॉर्म कैसे होते हैं। एंड गेट जो है वो अगर हम इनपुट पे लेट्स से 0 0 की कॉम्बिनेशन देते हैं, उसके आउटपुट पे 0 कैसे आता है। हमने बात की ट्रांजिस्टर्स की। सो इनसाइड एवरी गेट यू हैव ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स स्विच के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो आप डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, वो स्विच करते हैं, आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं। दूसरी जो हमने बात की थी कि जो एंड गेट है या और गेट है या नॉर गेट है, उसको आप फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेट्स सपोज यू नीड टू इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट, सो यू नीड टू बाय सम गेट्स। वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? वेल वी सेड यू हैव एन आईसी पैकेज, ऑन टॉप ऑफ दैट आईसी पैकेज यू हैव सर्टेन नंबर्स, सम यूनिक नंबर्स, तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। पिछले लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि इफ यू आर आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट ए स्मॉल कैलकुलेटर जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशंस करता है उसमें, तो वो जो कैलकुलेटर आप बनाएंगे, अरिथमेटिक यूनिट बनाएंगे, वो कितनी तेजी से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है उसमें। सो बेसिकली द आंसर इज कि वो एंड गेट या और गेट या जो भी गेट्स उस सर्किट में यूज हो रहे हैं वो कितनी जल्दी स्विच करते हैं उसमें। सो अगर वो जल्दी से स्विच करेंगे ज्यादा ऑपरेशंस होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप एक अरिथमेटिक यूनिट या एक कैलकुलेटर बना सकते हैं जो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और मैं अपनी जेब में रख सकूं और पावर रिक्वायरमेंट भी उसकी कम हो, बैटरी से चल सके उसमें। क्या ये पॉसिबल है? अगेन इफ यू लुक एट द एंड गेट और गेट, उसका तो हमने सिर्फ फंक्शन बताया था कि एंड गेट ये एक फंक्शन करता है, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट निकालता है। और गेट जो है वो और ऑपरेशन या बूलियन एडिशन करता है उसमें। उसकी स्पीड के बारे में, स्विचिंग के बारे में बात नहीं की थी। सो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं इन गेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। So if you use a technology which allows you to implement large circuits in a small area, then therefore you could have a very small arithmetic unit. पावर कितनी रिक्वायर्ड है वो भी उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर जो है अगर उसको कम वोल्टेज या पावर सप्लाई चाहिए, दैट मीन्स वो जो सर्किट आप बनाएंगे दैट वुड बी एबल टू वर्क यूजिंग ए बैटरी। तीसरा एक क्वेश्चन किया था कि एक काउंटर है जिसको आप यूज कर रहे हैं टू मेजर डिफरेंट सिग्नल्स। वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ऑफ कोर्स डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, 1s and 0s की फॉर्म में। सो यू नीड टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोस सिग्नल्स। तरीका हमने ये बताया था कि आप वो सिग्नल जो है काउंटर के इनपुट पे कनेक्ट कर दें, काउंटर को लेट्स से 1 सेकंड के लिए चलाएं, एक काउंट वैल्यू आ जाएगी, उससे आप बता सकेंगे कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या थी। नाउ द क्वेश्चन वाज कि आया सारे सिग्नल्स जिसकी फ्रीक्वेंसी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, वो मेजर कर सकते हैं? Well, the answer is it depends again on the transistors being used to implement the counter. अगर ट्रांजिस्टर्स जो हैं एक रैपिडली स्विच कर सकते हैं 1 से 0, 0 से 1, दैट मीन्स एक जो सिग्नल है जिसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी मेजर्ड। अगर ट्रांजिस्टर स्लो है देन वी कैन नॉट मेजर द सिग्नल। हमने बात की थी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू इम्प्लीमेंट दीज गेट्स। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड अस विद फास्ट स्विचिंग और लो और स्मॉल सर्किट एरिया या कम पावर डिसिपेशन। सो डिफरेंट क्वालिटीज हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की। वी टॉक्ड अबाउट 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कॉमनली यूज्ड। जो आपके डिफरेंट गेट्स हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सीमॉस टेक्नोलॉजी एंड द टीटीएल टेक्नोलॉजी। सीमॉस टेक्नोलॉजी हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड है। CMOS टेक्नोलॉजी में you can fabricate or implement large circuits on a small space, on a small area. पावर रिक्वायरमेंट जो है CMOS टेक्नोलॉजी की वो लो है। सो CMOS सर्किट जितने भी हैं लो बैटरी के साथ या बैटरी के साथ ऑपरेट हो सकते हैं, लार्ज पावर सप्लाई नहीं चाहिए। स्विचिंग स्पीड जो है CMOS गेट्स की इट इज कंपेरेबल टू TTL। TTL की स्पीड ज्यादा होती है, CMOS की कंपेरेबल है। सेकेंड टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस की थी टू इम्प्लीमेंट दीज गेट्स वाज द TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। TTL जो है if you implement a circuit using TTL it would occupy a large space as compared to CMOS। पावर रिक्वायरमेंट भी इसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू CMOS और स्विचिंग भी इसकी फास्टर है एज कम्पेयर टू CMOS। As I said, most of the gates are implemented using the CMOS technology and TTL technology. Then we talked about the ECL, the emitter coupled technology. The emitter coupled logic जो है वो आपको फास्ट स्विचिंग स्पीड्स प्रोवाइड करता है। सो आपका कोई रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आपने कोई एक अरिथमेटिक यूनिट बनाना है जो बहुत तेजी से आपको रिजल्ट्स दे, you would use ECL technology.
मेमोरीज जो हैं, फास्ट मेमोरीज चाहिए, फास्ट डाटा एक्सेस चाहिए, यू वुड बी यूजिंग ECL टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट द मेमोरी। इसी तरह अगर आपने डाटा ट्रांसमिट करना है, बहुत तेजी से ट्रांसमिट करना है उसमें, देन ऑफ कोर्स अगेन यू वुड यूज ECL टेक्नोलॉजी। फिर हमने बात की थी PMOS एंड NMOS, सिमिलर टेक्नोलॉजीज हैं। बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज से यू कैन बिल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। सो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिनमें बहुत बड़े सर्किट्स हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, वो आप PMOS या NMOS टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें मेमोरीज जो हैं वो अगेन दे ऑक्यूपाई लार्ज, रेदर दे हैव वेरी लार्ज सर्किट्स, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन यही टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे। इनकी पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है। The last technology we talked about was the E-square CMOS. It's a combination of CMOS and NMOS technology. इसको हम कहते हैं कि ये यूज करते हैं PLDs, programmable logic devices में। When we talk about gates, in addition to its function, we also need to know about its operating characteristics. Operating characteristics वही वाली बात है कि जो आपका arithmetic circuit है वो कितनी जल्दी आपका results display कर सकता है, आपका जो सर्किट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के इनपुट्स केपेबल है प्रोसेसिंग के। ये सारी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू डिजाइन ए सर्किट। इसकी एग्जांपल वही गाड़ी वाली है। इफ यू हैव ए कार, इट कैन टेक पीपल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेट्स सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स। तो वो गाड़ी जो है लेट्स से ट्रैवल करेगी कुछ घंटों में ए से बी तक पहुंच जाएगी। अब अगर हम कहें कि गाड़ी जो है 2 घंटे में ट्रैवल करे वो 300 किलोमीटर्स, तो वो हो सकता है उस गाड़ी की कैपेबिलिटी से बाहर हो। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द कार। इफ द कार इज स्मॉल, इट हैज अ स्मॉल इंजन, देन इट वुड नॉट बी एबल टू ट्रैवल द 300 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। उसके लिए हमारे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, पावरफुल इंजन होना चाहिए, सो दैट माइट बी एबल टू ट्रैवल 300 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। सो इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट गेट्स, व्हेन वी डिजाइन a circuit for a particular requirement, in addition to its function, we should be aware of the capability of the gates, कि किस स्पीड पे काम कर रहे हैं, कितनी पावर डिसिपेशन है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, all that. Now there are different parameters to characterize a gate, but we will be talking about the 5 major or important operating characteristics of a gate. पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था जो हमने पिछली दफा बात की थी, दी पावर सप्लाई। कोई भी सर्किट है उसको एक पावर सप्लाई चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? वेल TTL जो है इट यूजेस 5 वोल्ट सप्लाई। CMOS जो है वो भी 5 वोल्ट इस्तेमाल करता है। देयर इज अ न्यू सीरीज ऑफ CMOS, वो यूज करता है 3.3 वोल्ट्स। सो दैट मीन्स पावर रिक्वायरमेंट उसकी कम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन हमने ये बताया था कि हम कहते हैं कि लॉजिक 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 वोल्ट्स एंड लॉजिक 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 वोल्ट्स। जब आप बहुत सारे गेट्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो 5 वोल्ट नहीं रहेगा, वो हो सकता है हो जाए 4.5 वोल्ट। 0 वोल्ट जो है वो 0 ना रहे, हो सकता है 0.5 वोल्ट हो जाए। सो कैन वी से दैट 4.5 वोल्ट इज लॉजिक 1 एंड 0.5 वोल्ट इज लॉजिक 0? कितना मार्जिन हमारे पास है? दूसरी जो चीज होती है, व्हेन यू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट गेट द सिग्नल्स गेट करप्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल नॉइज। उसकी हम बाद में एग्जांपल देखेंगे कैसे वो जो सिग्नल है वो करप्ट हो जाता है, उसकी वजह से वोल्टेज लेवल्स चेंज होंगे। सो अगेन वुड दैट डिजिटल सर्किट बी एबल टू वर्क? तीसरी जो चीज है पावर डिसिपेशन। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है खास पावर यूज करता है और वो डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हर सर्किट की हीट रेदर पावर डिसिपेशन कितनी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे पावर डिसिपेशन इफेक्ट होती है कि नहीं, वो वी वुड बी लुकिंग एट दैट। एक और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज द प्रोपेगेशन डिले एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वही वाला जो हमने एग्जांपल की थी कि काउंटर जो है इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसीज। तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसीज मेजर कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये जो है प्रोपेगेशन डिले से पता लगेगा। सो अगेन इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है फैन आउट है। फैन आउट ये है कि हर गेट के आउटपुट पे और मजीद आप कितने गेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हर जो गेट है इट इज प्रोवाइडिंग सम करंट टू दी अदर गेट्स। सो अगर बहुत ज्यादा गेट्स कनेक्ट कर देंगे आउटपुट पे, वो करंट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। दैट मीन्स वो वोल्टेज लेवल जो है वो 5 की जगह 3 हो जाएगी। सो 3 डज नॉट मीन लॉजिक 1 और 0। सो अनडिसाइडेड स्टेट है या अननोन स्टेट है। सो ये 5 पैरामीटर्स जो हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। Let's look at the first important operational characteristics, the DC supply voltage. हमने अभी बात की थी, there are two families or rather techniques to implement gates, the TTL technique implementation और the CMOS implementation. TTL में हमने बताया था कि सप्लाई वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है, तो जो भी गेट्स होंगे which are implemented using TTL they require a supply DC supply of 5 volts. CMOS में there are 2 series. There is a CMOS series which requires a DC supply voltage of 5 volts and there is another CMOS series which is relatively new. It requires a supply voltage of 3.3 volts.
Let us have a look at the series, the TTL series and the CMOS series and the different chips. Different gates are implemented using the TTL technique and the CMOS technique. They have different switching speeds and different power dissipation. In the last lecture, we looked at codes to identify different gates. For example, 74XX00 was used to identify a quad 2 input NAND gate. The XX part we said represented the switching speed and the power dissipation of a gate. Let us look at the TTL series, which requires a plus 5 volt DC supply. The standard TTL series is represented by the code 74. XX part is missing, so a NAND gate implemented the standard TTL logic would be 7400. There's another version of the TTL NAND gate known as the Schottky TTL. It is represented by the code 74S00. S represents Schottky. Again, there is another version, the 74AS00. AS represents Advanced Schottky. There is yet another implementation, the 74LS00. So LS represents Low Power Schottky. एक और implementation है, the 74ALS00. ALS means Advanced Low Power Schottky. The standard, the Schottky, the advanced Schottky, the low power Schottky, and the advanced low power Schottky. And there is another version, the fast TTL 74F00. These series are characterized by their switching speed and power dissipation. The standard TTL is the slowest and consumes more power, and the advanced low power Schottky has the fastest switching speed and low power requirements. इन सारों को हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे कि एग्जैक्टली स्विचिंग स्पीड कितनी है, पावर डिसिपेशन कितनी है. Let us look at the CMOS series. As we had said, there are two types of CMOS series. The CMOS series which requires a power supply of 5 volt and the CMOS series which requires a power supply of 3.3 volts. So let's first look at the 5 volt series. इसमें आपको 3 different versions मिलेंगे. 74HC00, that means it's an AND gate. HC means high speed. AC, 74AC00 is the second version, that is the advanced CMOS. और 74AHC00, that is the advanced high speed version. So 3 versions हैं. Again, they operate at different switching speeds and they have different power dissipations. Again, इनको भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे. There is another version, 74HCT, 74ACT and 74AHCT. T जो represent कर रहा है, that means it is compatible with TTL. By the way, CMOS और TTL दो different series हैं, तो आपस में इनकी compatibility नहीं है. But you have gates which are designed to be compatible. Let us look at the 3.3 volt CMOS series. इसमें भी 3 versions हैं जिनके different power dissipation हैं and different switching speeds हैं. So the first one is 74LV. So LV means low voltage CMOS. The second version is 74LVC. Again, it's a low voltage version of CMOS which requires a power supply of 3.3 volts. The last version is 74ALVC, which is the advanced low voltage CMOS. So advanced low voltage CMOS की जो power dissipation है वो lowest है इन तीनों में से. We have just looked at the TTL family and CMOS family of logic gates. TTL family जो है, it uses 5 volts and CMOS की 2 series हैं, 5 volt भी use करता है और 3.3 volt भी use कर रहा है. Now, let me ask you a question. Suppose I ask you to design a circuit which you can carry around in your pocket और वो बैटरी के साथ operate करे. So which logic family would you use? Basically, you would use the 3.3 volt CMOS series because उसकी जो power requirement है वो low है as compared to the 5 volt CMOS series and the 5 volt TTL series. Now, let us talk about the noise margin. नॉइज मार्जिन पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ. उसमें डिफरेंट लॉजिक लेवल्स पे एक डिजिटल सर्किट ऑपरेट हो रहा है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट या 3.3 वोल्ट या 0 वोल्ट. जब आप बहुत सारे सर्किट्स या गेट्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्टेज लेवल चेंज हो जाता है उसमें. सो हमने ये मालूम करना है कि वो कितना चेंज एक्सेप्टेबल है उस सर्किट के लिए. सो लॉजिक 1 जो लेवल है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 वोल्ट्स, perhaps it could be represented by 4 volts, can it be represented by 3 volts. Similarly, logic 0 जो है वो कितने volts तक आप represent कर सकते हैं उसमें. दूसरी ने एक important बात की थी कि external noise जब generate होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है. What is that electronic noise? ओके, आपने देखा होगा जब आप टीवी या टेलीविजन देख रहे हैं उसमें कोई बिजली वगैरह चमके बाहर या कोई आप घर में मोटर चला रहे हैं उसमें, तो वो इंटरफेरेंस तस्वीर में नजर आ रही होती है. बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक नॉइज जनरेट हो रहा है जो टीवी के सिग्नल पे ऐड हो रहा है और वो आपको उधर नजर आ रहा होता है.
अब डिजिटल लॉजिक को अगर देखा जाए, इट वर्क्स विद 3.3 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स और 0 वोल्ट्स। अगर उस पर आप नॉइज ऐड कर दें तो क्या होगा, डिजिटल लॉजिक सर्किट काम करना ही छोड़ देगा उसमें, राइट। सो लेट अस लुक एट द नॉइज मार्जिन एंड व्हाट आर द एक्चुअल नॉइज मार्जिन, कितना टॉलरेट कर सकते हैं नॉइज को। लेट अस हैव अ लुक एट TTL लॉजिक गेट्स। The diagram shows the input voltages applied at the inputs of TTL gates and the output voltages at the output of the TTL gate. At the input of any TTL logic gate, a logic high signal 1 or a logic low signal 0 is applied. The VIH, which represents input high voltage, is the input voltage range of logic high signal with a range of 2 to 5 volts. That means at the input of any TTL gate, you can represent a logic high with a voltage ranging from 2 volts to 5 volts. The minimum voltage to represent logic high is 2 volts, which is represented by VIH minimum. The VIL, the input low, is the input voltage range of logic low signal with a range of 0 to 0.8 volts. The maximum acceptable input range to represent logic low signal is 0.8 volts, represented by VIL maximum. Similarly, the output of any TTL logic gate can be at logic high 1 or logic low 0. The VH or the voltage output high is the output voltage range of logic high signal with a range of 2.4 to 5 volts. That means any TTL gate, when it gives a logic high output, it is represented by voltages in the range of 2.4 to 5 volts. The minimum acceptable voltage which represents logic high at the output is represented by VOH minimum, and it is of course 2.4 volts. The VOL, the output low voltage, is the output voltage range of low logic signals with a range from 0 to 0.4 volts. VOL maximum is the maximum acceptable output range for logic low signal, which in this case is 0.4 volts. Consider that the output of an AND gate is connected to the input of an OR gate. What are the voltage ranges for the two gates? Now, for both the AND gate and the OR, the input logic high would be represented by voltages ranging from 2 volts to 5 volts. The input logic low would be represented by voltages 0 to 0.8 volts. Now, the outputs of both the gates would be represented by a voltage of 2.4 volts to 5 volts for logic high. A logic low at the output would be represented by voltages ranging between 0 to 0.4 volts. Any voltage in between 0.4 volts and 2.4 volts at the output is not allowed. Similarly, any voltage between 0.8 volts and 2 volts at the input of any gate is not allowed. Let us now consider the CMOS logic levels. Let us first consider the CMOS 5 volt series. At the input of any CMOS 5 volt series logic gate, a logic high signal 1 or logic low signal 0 is applied. The VIH, the input high, is the input voltage range of logic high signal with a range varying from 3.5 volts to 5 volts. The VIH minimum is the minimum acceptable input range of voltage for a logic high signal, which is 3.5 volts. The VIL is the input voltage range of logic low signal with a range varying from 0 to 1.5 volts. The VIL maximum is the maximum acceptable input for logic low signal, which is 1.5 volts. Similarly, the output of any CMOS 5 volt series logic gate can be at logic high 1 or logic low 0. The VOH is the output voltage range of logic high signal with a range varying from 4.4 volts to 5 volts. The VOH minimum is the minimum acceptable output range for a logic high signal, which is 4.4 volts. The VOL is the output voltage range of logic low signal with a range varying from 0 to 0.33 volts. The VOL maximum is the minimum acceptable output range for a logic low signal, which is 0.33 volts. Now let us consider the CMOS 3.3 volt series. At the input of any CMOS 3.3 volt series logic gate, a logic high signal 1 or logic low signal 0 is applied. The VIH is the input voltage range of logic high signal with a range of 2 to 3.3 volts. The VIH minimum is the minimum acceptable input range for a logic high signal, which is 2 volts. The VIL is the input voltage range of logic low signal with a range of 0 to 0.8 volts.
VIL maximum is the maximum acceptable input range for a logic low signal which is 0.8 volts. Similarly, the output of any CMOS 3.3 volt series logic gate can be at logic high 1 or logic low 0. The VOH is the output voltage range of logic high signal with a range varying from 2.4 volts to 3.3 volts. VOH minimum is the minimum acceptable output range for a logic high signal which is 2.4 volts. The VOL is the output voltage range of logic low signal with a range of 0 to 0.4 volts. Finally, the VOL maximum is the maximum acceptable output range for a logic low signal which is 0.4 volts. The two CMOS 5 volt and the 3.3 volt series cannot be mixed. They are treated as separate series and separate gates. Again, if you have an AND gate, its output is connected to an OR gate, what would be the input and output ranges? Well, they would be identical. If you are using a 5 volt CMOS AND gate and an OR gate, both their inputs would vary from 3.5 volt to 5 volt for logic 1, and they would be varying from 0 to 1.5 volt for logic 0. Similarly, the outputs of the AND gate and the OR gate would be varying from 4.4 volt to 5 volt for logic 1, and they would be varying from 0 to 0.33 volts for logic 0. Similar is the case for the 3.3 volt CMOS series. Now let us consider the behavior of an AND gate when an external noise is added to its input signal. Consider the CMOS 5 volt series AND gate. Input A of the AND gate is permanently connected to logic high of 5 volts. Input B of the AND gate is connected to the output of some other gate. The signal at input B of the AND gate can vary between logic 0 and logic 1. Consider that the input B is at logic high state with VIH equals to 4.2 volts, which is within the valid voltage range of VIH, which should be between 3.5 volts and 5 volts. Consider a voltage generated due to some external noise added to the 4.2 volt signal. A sharp dip in the input voltage due to the noise brings the input voltage down to 3 volts for a very short duration, as can be seen in the figure. The 3 volt input is below the minimum input voltage limit of 3.5 volts for logic high input voltage. What would be the output of the AND gate? Well, this dip in the voltage, even for a very short duration, will result in an unknown output. It could be logic 0 or logic 1. Therefore, due to this added noise, the AND gate malfunctions. Now consider another example. Consider two AND gates connected together. Both are the CMOS 5 volt series AND gates. The first AND gate has both its inputs connected to logic high. Therefore, the output of the gate is guaranteed to be logic high. The logic high voltage output of the first gate is assumed to be 4.6 volts, which is well within the valid VOH range of 4.4 to 5 volts. Now, assume that the same noise signal as the signal used in the previous example is added to the output signal of the first AND gate. The sharp dip due to noise brings the VOH voltage down to 3.4 volts with reference to the VOH of 4.6 volts signal. In the previous example, the reference signal or the output signal was at 4.2 volts. In this particular case, the VOH signal is at 4.6 volts. So the noise signal, instead of dipping to 3 volts, would dip to 3.4 volts. The sharp dip due to noise brings the VOH voltage down to 3.4 volts with reference to the VOH of 4.6 volts. 3.4 volts is lower than the VIH minimum of 3.5 volts required by the input of the second AND gate. Thus, the circuit will malfunction. Since VOH minimum is guaranteed to be at 4.4 volts, therefore, a noise signal being added to 4.4 volts can bring VOH voltage down to a minimum of 3.5 volts, which is the acceptable minimum range of VIH. Anything below 3.5 will cause the second gate to malfunction. Now let us describe the high noise margin and the low noise margin for the CMOS 5 volt gates. In the example discussed, you have two gates AND gates connected together. जो पहला वाला AND gate है, उसके आउटपुट पे लॉजिक हाई आ रहा है. मिनिमम वोल्टेज, एक्सेप्टेबल वोल्टेज क्या हो सकती है? फ्रॉम द डायग्राम वी नो दैट इट इज 4.4 वोल्ट्स. ये आउटपुट जो है कनेक्ट हुआ है दूसरे AND गेट के इनपुट के साथ. अब दूसरा जो AND गेट है उसका इनपुट लॉजिक हाई जो है उसकी मिनिमम वोल्टेज क्या हो सकती है? एक्सेप्टेबल वोल्टेज इट्स 3.5 वोल्ट्स. अगर इससे कम होगा तो उसको लॉजिक 1 के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा.
Now the noise margin is 4.4 volts minus 3.5 volts 0.9 volts. इसको इस तरह आप देखें कि जो पहला गेट का आउटपुट है उसका हमने बताया कि मिनिमम आउटपुट वोल्टेज 4.4 वोल्ट होनी चाहिए. लेट्स सपोज इसमें कोई नॉइज ऐड हो जाता है और इसकी वोल्टेज घट के 4 वोल्ट पे आ जाती है. अब जो दूसरा एंड गेट है उसके इनपुट पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं? 4 वोल्ट्स. इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लॉजिक 1 इज 3.5 वोल्ट्स. सो 4 वोल्ट को वो एज लॉजिक 1 समझ रहा है, राइट. अब ये 4 वोल्ट घट के मजीद कहां तक जा सकते हैं? अगर 3.5 तक भी हो जाए फिर भी सेकंड जो एंड गेट है वो प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा. अगर ये वोल्टेज जो है 4.4 से घट के 3.5 से भी कम हो जाए, दैट इज लेस देन 0.9 वोल्ट्स, तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सिमिलरली द नॉइज मार्जिन लो, दैट इज कि लॉजिक लो सिग्नल अगर आउटपुट पे हो एंड गेट के और दूसरा गेट जो है एंड गेट उसके इनपुट पे क्या एक्सेप्टेबल रेंज होनी चाहिए, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है. इट्स VIL मैक्सिमम माइनस VOL मैक्सिमम. सो IL इनपुट लो मैक्सिमम क्या है? इट्स 1.5 वोल्ट्स और V आउटपुट लो मैक्सिमम क्या है? इट्स 0.33 वोल्ट्स. सो नॉइज मार्जिन जो है 1.17 वोल्ट्स आ गया. Now, if you compare the noise margins for the 3.3 volt series, उसमें आपको जो हाई नॉइज मार्जिन है वो 2.4 वोल्ट्स माइनस 2 वोल्ट्स आपको मिल रहा है 0.4 वोल्ट्स और लो नॉइज मार्जिन जो है फॉर 3.3 वोल्ट CMOS सीरीज वो 0.8 माइनस 0.4 गिव्स यू 0.4 वोल्ट्स. सो दोनों जो हाई नॉइज एंड लो नॉइज मार्जिन दोनों 0.4 वोल्ट्स हैं. TTL noise margin can be calculated similarly. The high noise margin is 2.4 volts minus 2 volts, which is 0.4 volts. Similarly, the low noise margin is 0.8 volts and minus 0.4 volts, which is again 0.4 volts. We have just calculated the noise margins for CMOS 3.3 volt series, CMOS 5 volt series, and TTL 5 volt series. CMOS 3.3 volt series और 5 volt series के जो noise margins थे high and low 0.4 volts थे. CMOS 5 volt series जो थी उसका लो नॉइज मार्जिन था 0.9 एंड हाई था इट्स द अदर वे अराउंड. हाई जो था 0.9 वोल्ट्स एंड द लो नॉइज मार्जिन वाज 1.17. अब लेट मी अगेन आस्क यू ए क्वेश्चन. इफ यू हैव ए लॉजिक सर्किट बेस्ड ऑन CMOS और TTL, एक नॉइजी एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है जहां एक्सटर्नली नॉइज जनरेट हो रहा है, तो आपका ख्याल है कौन सा सर्किट बेहतर परफॉर्म करेगा उधर? वेल द आंसर इज द CMOS 5 वोल्ट सीरीज वर्जन, क्योंकि उसके नॉइज मार्जिन्स जो है वो ज्यादा 0.9 वोल्ट्स एंड 1.17. TTL जो है 5 वोल्ट और जो दूसरा CMOS है जिनके नॉइज मार्जिन्स 0.4 है वो इतने रिलायबल नहीं होंगे इसमें. लेट अस नाउ टॉक अबाउट पावर डिसिपेशन. Power dissipation we said is that whenever you have an electronic circuit, it requires some power और वो power उसमें consume हो रहा है उसमें. अब कितना power consume करता है that is important, क्योंकि एक सर्किट अगर ज्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो उसको हीट को डिसिपेट करने के लिए कोई तरीका रखना पड़ेगा. अगर आपने कंप्यूटर खोल के देखा हो आपके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक पंखा लगा होता है जो हीट को डिसिपेट कर रहा होता है उसमें. पावर डिसिपेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती भी है. So let us first look at TTL gates. उनकी पावर डिसिपेशन क्या होती है? पावर जो रिक्वायर्ड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली अगर आपको याद हो इट इज वोल्टेज इनटू करंट. सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट गिव्स यू द पावर रिक्वायर्ड बाय दैट सर्किट. अच्छा, व्हेन यू हैव ए लॉजिक गेट, अब लॉजिक गेट जो है कोई भी गेट ले लें उसका आउटपुट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. कभी 1 होगा, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 0 होगा. सो जब उसका आउटपुट 1 है तो उसको ज्यादा करंट चाहिए, जब उसका आउटपुट 0 है उसको कम करंट चाहिए. सो दैट मीन्स करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए गेट वेरीज विद द आउटपुट एंड द इनपुट्स अप्लाइड. सो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? वेल अगेन इट इज द ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. करंट जो है आप दो किस्म के करंट लेंगे. जब आउटपुट हाई है तो यू हैव ए हाई इनपुट करंट, व्हेन द आउटपुट इज लो यू वुड हैव ए लो इनपुट करंट. ये करंट कहां से ड्रॉ कर रहा है? वो जो पावर सप्लाई आपने कनेक्ट की हुई है. So इन दोनों का एवरेज ले लें मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, दैट वुड गिव यू द पावर डिसिपेशन. सो दिस इज द केस फॉर TTL सर्किट्स. CMOS सर्किट्स जो है उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है. CMOS जो गेट्स हैं उनमें आप एक कैपेसिटर बेस्ड लोड होगा, राइट. आपने अगर सर्किट्स पढ़े हों, ईच सर्किट ड्रॉप्स और रिक्वायर्स सम करंट, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस पर ड्रॉप कर रहा होता है. नाउ CMOS गेट्स हैव an internal load represented by a capacitor. So capacitor again अगर आपको याद हो उसको चार्ज करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है इसमें, राइट. सो चार्जिंग टाइम पे वो करंट ले रहा है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है इसमें. नाउ इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, एक आपका CMOS एंड गेट है उसके इनपुट्स बहुत तेजी से वेरी हो रहे हैं.
So that means वो जो internal capacitor है वो बहुत तेजी से charge हो रहा होगा and discharge हो रहा होगा. That means the power dissipation for a CMOS gate is variable. It depends on the frequency. आइए इन दोनों के power dissipations देखते हैं. Let us first look at the power dissipation of a TTL AND gate. The AND gate chip is shown in the diagram. Pin 7 is connected to ground. Pin 14 is connected to VCC, 5 volts. One of the AND gates has two of its inputs connected to plus 5 volts. What is the output of the AND gate? It is high. What is the current drawn by this gate? It is represented by an high current ICCH. Now, if one of the inputs of this AND gate is connected to 0, the output would be 0. It would draw out a current ICC low. So, if the output is high, it draws out a high current ICCH. If the output is low, it draws out a current ICCL, which is low. Now, let us suppose the inputs of the AND gate are continuously varied. So, they are changing from 1 to 0. So, that means the gate would be drawing high current and low current continuously. So, what is the total power required? You need to calculate the average. So, the formula, it's P, which is equal to the voltage, the supply voltage, into the average of high current ICCH plus the low current ICCL. Let us now consider the power dissipation of a CMOS series logic gate. As I said earlier, the power dissipation of a CMOS gate varies with frequency. So, for a typical HCMOS gate, a CMOS gate, under static conditions, it requires a power of 2.75 microwatts. But at a frequency of 100 kilohertz, it requires a power of 170 microwatts. So, let us see how power varies with frequency. As we said, the CMOS based gates have an internal capacitor based load, which is charged and discharged. The CMOS based gate is also connected to another CMOS gate, and that particular gate represents a capacitive load. So, the power requirement of a CMOS gate is represented by the equation CPD plus CL. These are the two capacitors, the internal capacitor and the load capacitor, the external capacitor, multiplied by the square of the supply voltage, which is VDD, and multiplied by the frequency at which the circuit is operating. Therefore, the power dissipation depends on the frequency. If the frequency increases, the power dissipation also increases. We have just looked at the power dissipation requirements of a TTL gate and a CMOS gate. CMOS गेट्स का फायदा ये है कि जब वो ऑपरेशनल नहीं है या बहुत कम ऑपरेशंस कर रहे हैं, दी पावर रिक्वायरमेंट इज मिनिमल. जो ऑपरेशन बढ़ेगा, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती जाएगी. सो लेट्स कंसीडर लैपटॉप जो हैं वो आपकी बैटरी से ऑपरेट हो रहे होते हैं. जब आप काम कर रहे हैं फिर तो ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. जब आप काम नहीं कर रहे हैं, वैसे पड़ा हुआ है, तो पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है इसमें. CMOS को अगर आप TTL से कंपेयर करें तो TTL जो सर्किट है उसकी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू CMOS. Let us now consider another important operational characteristics, the propagation delay and the frequency response. Propagation delay क्या है? We said earlier that when you apply certain inputs to any gate, it would respond with an output. वो जो response है output पे वो immediate नहीं है, कुछ delay के बाद आएगा. इसको आप इतना समझ सकते हैं. Let's suppose आप एक क्रिकेट मैच देखने गए हैं, उधर 3 टिकट घर बने हुए हैं उसमें, so 3 लाइन्स लोगों की लगी हुई है. एक जो टिकट हाउस है जहाँ टिकट बेच रहे हैं उसमें, the person selling the tickets takes about 1 minute to get the cash and give the ticket. So हर 1 मिनट के बाद एक बंदा टिकट ले रहा है और आगे जा रहा है. जो दूसरी क्यू है उधर बंदा जो है जरा स्लो है, so he takes about 2 minutes to take the cash and give the ticket. So वो जो लाइन है हर 2 मिनट के बाद चल रही है इसमें. और जो तीसरी लाइन है उसमें वो बंदा बहुत जल्दी काम कर रहा है, so तकरीबन हाफ ए मिनट में वो एक टिकट दे रहा है और क्यू चल रही है. So at the end कौन सी क्यू बड़ी होगी? वो बीच वाली, क्योंकि उधर डिले ज्यादा हो रहा है उसमें. So similarly, in the case of logic circuits, the propagation delay of the AND gate would affect the entire working of the circuit. If the inputs are changing very rapidly and the gate is not capable enough of responding in that particular time, then of course the output would be delayed. You cannot increase the frequency of the inputs. Let us have a look at the propagation delay with the help of some slides. Let us have a look at the propagation delay of an inverter. The input signal applied to the inverter is shown, and the output signal of the inverter is delayed by a certain time. Now, the output varies from high to
लो विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट. इनपुट जो है आपका चेंज हो रहा है लो से हाई, कुछ डिले के बाद आउटपुट आपका चेंज हो रहा है हाई टू लो. ये डिले कितना है? इट इज मेजर्ड बाय TPHL, द प्रोपेगेशन डिले हाई टू लो ट्रांजिशन. जो आउटपुट है वो हाई से लो जा रहा है. सिमिलरली व्हेन द इनपुट चेंजेस फ्रॉम हाई टू लो, द आउटपुट चेंजेस फ्रॉम लो टू हाई आफ्टर ए सर्टेन डिले. ये जो डिले है ये मेजर हो रहा है बाय TPLH. P means propagation delay, LH means low to high transition. Now for logic gates usually these two values are the same. For some gates they are slightly different. जो propagation delay ये जो दो values हैं ये measure कहाँ से की जा रही हैं? Basically जो transition का 50% point है. Let us consider the input. Low से high हुआ, low क्या है 0 volts, high क्या है 5 volts. So कहाँ से कहाँ measure करेंगे? 2.5 volts जो middle है उधर से आप मेजर करेंगे आउटपुट के 2.5 वोल्ट्स पे. लेट अस कंसीडर द प्रोपेगेशन डिले ऑफ एन AND गेट. द AND गेट इज शोन. द इनपुट B ऑफ द AND गेट इज permanently connected to high, whereas input A varies between high and low. The output of the AND gate changes from low to high after a delay of time specified by TPLH after the input changes from low to high. The output of the AND gate changes from high to low after a delay of time specified by TPHL after the input changes from high to low. The delay time is measured at the 50% transition mark. We have looked at the two parameters which are used to measure the propagation delay on a high to low transition and the propagation delay on a low to high transition. Practically जरा देखते हैं. Let's suppose we have an inverter. उसका जो propagation delay है वो 100 नैनो सेकेंड्स है. That means एक इनपुट पे जो भी वैल्यू देंगे 100 नैनो सेकेंड्स के बाद वो आपके आउटपुट पे आएगी. लेट्स सपोज इनपुट पे आप एक कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जो हर 25 नैनो सेकंड के बाद चेंज हो रहा है उसमें. सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट एट द आउटपुट? बेसिकली प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं करेगा बिकॉज द डिले इज 100 नैनो सेकंड वेयर एज द सिग्नल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 25 नैनो सेकंड्स. सो प्रोपेगेशन डिलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम डिफरेंट गेट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड पावर. सो प्रोपेगेशन डिले इनटू द पावर डिसिपेशन जो हमने पहले किया था, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एक नंबर देगा जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला गेट बेहतर है या दूसरा गेट बेहतर है. Now let us consider the last and important operating characteristics, the fan out. The fan out of a circuit basically means how many output gates can we connect to the input gate. Electronic circuits basically need to supply some power for another electronic circuit to work. So let's suppose 10 gates are connected to a single gate. Would that gate be capable of supplying that much power to the remaining 10 gates? इसकी अगेन हमने एग्जांपल अर्लियर डिस्कस की थी, वही वापडा वाली एग्जांपल. यू हैव ए पावर लाइन, उधर से आप 10 कनेक्शंस 10 घरों में ले रहे हैं. राइट ना, 10 घरों में 10 एयर कंडीशनर्स चलने शुरू हो जाएं. क्या होगा 10 करंट्स, लेट्स से 10 एम्पियर एक एयर कंडीशनर लेता है. सो 10 घरों में 100 एम्पियर्स आप ले रहे हैं. कहां से? पूरे पावर सप्लाई सिस्टम से. क्या होगा? पावर सप्लाई जो जनरेटर है उस पर लोड पड़ेगा, वोल्टेज कम हो जाएगी. राइट, दैट हैपेंस कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, बिजली चली जाती है. Similar is the case with digital logic circuits. So it is important that we know what is the fan out of a logic gate. How many gates can we connect to the output of a particular gate? अगर हम let's say खास लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते, then perhaps we could not implement a certain circuit. Let us have a look at the fan out. Let's do some calculations. Let us consider the fan out for TTL loads. The fan out of a logic gate is the maximum number of inputs of the same series in an IC family that can be connected to a gate's output and still maintain the output voltage levels within the specified limits. The output current at logic high is 400 microamperes. It is represented by IOH, output high current. The input current at logic high is IIH, input high current, which is equal to 40 microamperes. Thus, a gate at logic high can source or provide current to another gate connected to its output. Similarly, the output current at logic low is IOL, current output low, which is equal to 16 milliampere. The input current at logic low is IIL, the input low current, which is equal to 1.6 milliamps. Thus, a gate output at logic low can sink current from another gate connected to its output. It is not going to be sending out current, but it would be receiving current from the gate connected to its output. To calculate the unit load that can be connected is based on the formula IOH divided by
IH, which is equal to IOL divided by IIL. 400 microamperes divided by 40 microamperes is the same as 16 milliamps divided by 1.6 milliamps, which gives you 10. So you can connect 10 gates to this particular gate, which has the output and input current requirements of 400 microamperes and 16 milliamps. Fan out for TTL loads. Consider the diagram shown. The output current at logic high is IOH, which is equal to 400 microamperes. The input current at logic high is 40 microamperes. A gate's output can be connected to inputs of a maximum of 10 gates, so that 400 microamperes can be equally distributed amongst 10 gates. The load factor is 10. Similarly, considering the second diagram, the output current at logic low is IOL, which is equal to 16 milliamps. The input current at logic low is equal to 1.6 milliamps. A gate's output can be connected to inputs of a maximum of 10 gates, as 1.6 milliamp from each of the 10 gates can be sunk by the gate, which has a total current capacity of 16 milliamps. Therefore, 10 gates can be connected to the output of another gate. Let us look at the fan out requirement of a CMOS load. CMOS loading is different from TTL loading, as the type of transistors used in CMOS circuits present a capacitive load to the driving gate. When the output of the driving gate is high, the input capacitance of the load gate is charging, and when the output of the driver gate is low, the load gate is discharging, as can be seen in the figure. When more load gates are added, the input capacitance increases, as input capacitances are being connected in parallel. With the increase in the capacitance, charging and discharging time increases, reducing the maximum frequency at which the gate can operate. Therefore, the fan out of a CMOS gate depends upon the maximum frequency of operation. Fewer the load gates, greater the maximum frequency of operation. We have looked at the fan out requirements of a TTL load and a CMOS load. CMOS में हमने बात की कि जो fan out है वो dependent है frequency पे. जितना fan out कम करेंगे उतनी ज़्यादा frequency पे CMOS circuits operate कर सकते हैं. जबकि TTL जो circuits हैं they have fixed number of gates which can be connected to their outputs. So now we have discussed the important parameters which specify the operation of any logic gate. एंड में मैं एक टेबल आपको दिखाना चाह रहा था जिसमें डिफरेंट गेट्स की डिफरेंट सीरीज की आपस में कंपैरिजन है. वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. So we will meet in the next lecture again. We will start our discussion by looking at these parameters again. We will just simply compare these parameters. ख्याल रखिएगा अपना. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.